नमस्कार। एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी न्यूज पर आपने देख लिया है 5 चुनावी राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख। यशवंत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज के बहुत बहुत प्लेटफॉर्म धन्यवाद। पे। तो सर, ये आंकड़े हमारे सामने आ गए हैं और आंकड़ों के आने के बाद जो दिलचस्पी है इन चुनाव में, अब वो और ज्यादा एक तरीके से धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही सब होने वाला है। किसको किस तरीके से आप रीड कर रहे हैं? देखिए, ऑलमोस्ट एक साल की कवायद है जो आज के दिन खत्म होती है। एक तरह से प्री पोल के ट्रैकर्स की हमारी कोई एक बार दो बार करने का तो हमारा मसला इस तरीके का नहीं है कि दो सर्वे कर लिए। पूरे साल भर तक एबीपी वोटर लगातार हैमर डाउन करता है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ताकि हमें पता लगे कि जो घटनाएं हो रही हैं, जो राजनीतिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका क्या असर पड़ रहा है। और सही। दरअसल कई बार तो गैर राजनीतिक घटनाएं भी चुनावों पे और उस पे असर पड़ डालती हैं अलग तरीके से बहुत। अब इस समय जो इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहा है, हम ये मान के चलें कि उसका कहीं पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है तो हमारा ये सोचना गलत होगा। सही। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग पढ़ते हैं खबरें, उनके जनमानस पे, उनके सोचने पे उनका असर होता है। और इन असर का कई बार सीधा इम्पैक्ट हमको चाहे वोट में न दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में लोगों की थॉट प्रोसेस कैसे बन रही है, लोग किस तरीके से अपनी सोच को बदल रहे हैं या किस तरीके से अपने सोच को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इनका बड़ा महत्व होता है। तो कांग्रेस और बीजेपी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं सर, तो जहां से चले वहीं पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ फेरबदल इस रूप में हो रहा है कि कांग्रेस अभी फिलहाल 2 राज्यों में सत्ता में, तो ये सर्वे हमारा बता रहा है कि चुनाव होने के बाद भी कांग्रेस 2 राज्यों में ही सत्ता में बनी रह सकती है। एक छत्तीसगढ़ जो रिटेन करेगी और दूसरा मध्य प्रदेश। राजस्थान, यहां से कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल जाएगी और बीजेपी अभी जो इन 5 राज्यों में एक पोजीशन पर काबिज है सत्ता में, उसकी भी पोजीशन वही रहने वाली है। मध्य प्रदेश हाथ से निकल जाएगा लेकिन राजस्थान मिल जाएगा। तो आंकड़ा मुझे दोनों लगता है बड़ी पार्टियों का कि वही है। शायद अगर आप ओवरऑल देखेंगे रोमाना, तो शायद मेरा मानना है कि इसमें कांग्रेस के लिए ज्यादा उत्साहवर्धक खबर है। ओके। कारण यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश को आप काउंट कीजिए कि वो कांग्रेस जीती लेकिन बीजेपी ने सत्ता हथियाई और फिर अभी फिलहाल कांग्रेस सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रही है। हम्म। तो एक तरह से अगर कांग्रेस बीजेपी से सत्ता मध्य प्रदेश में लेती है तो ये कांग्रेस का एक स्टेट का इजाफा होगा। हाँ, राजस्थान में जरूर हम मानते हैं कि एक स्टेट का उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन इन सब के बियॉन्ड उनके लिए बहुत बड़ी खबर जो आ रही है, शायद वो तेलंगाना में आ तेलंगाना। रही है। हाँ, जो राज्य उनके एजेंडे से एक तरह से बाहर निकल गया था, उस राज्य ने पिछले आप कह सकते हैं कर्नाटक चुनाव के बाद में जिस तरीके से करवट ली है, जिस तरीके से वहां का मोमेंटम बदला है, वो कांग्रेस को वापस सेंटर स्टेज पे। अब कांग्रेस जीतती है नहीं जीतती तेलंगाना, ये एक अलग विषय है, क्योंकि देखिए आज और तेलंगाना के वोट पड़ेंगे 27 को, यानी हमारे आज के आकलन जिसके बाद में हम 30 अपने को पढ़ेंगे दर्शकों सर। से, 30 हाँ नवंबर 30 को, तो जी। हम आज के आकलन और अपने दर्शकों से अब हम आकलन के ऊपर कोई बात, नए आकलन के ऊपर नहीं बात कर पाएंगे चुनाव आयोग के कारण, लेकिन एक महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है। बावजूद उसके ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद तेलंगाना में कांग्रेस का जो अपस्विंग है वो अचंभित करने वाला है, वो स्वयं कांग्रेस को भी अचंभित करने वाला है। आप जो बात कह रहे हैं ना सर, उस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि वाकई में तेलंगाना में खासतौर से बीजेपी जिस तरीके से वहां पर अपने ग्राफ बढ़ा रही थी कि 2018 में तो एक ही विधायक जीता था, लेकिन फिर 2019 लोकसभा और अचानक से बीजेपी का जो वोट शेयर है वो राइज करता है। उसके बाद जो उपचुनाव होते रहते हैं प्रदेश में, वहां पर बीजेपी जैसे एक्सपैंड करती है और वो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो धाक बीजेपी जमाती है, उसके बाद कमोबेश ये माना जा रहा था कि चैलेंजर के तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी होगी। लेकिन यह मामला बिल्कुल पलट गया। इस पर मैं आगे आऊंगी, पर मध्य प्रदेश वहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये कमलनाथ के फेवर में सिर्फ सिंपैथी फैक्टर या फिर और क्या क्या जो जाता हुआ नजर आ रहा मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश बड़ा यूनिक स्टेट है रोमाना, है? क्योंकि अगर आप सामान्य तौर पे 20 साल से कोई सत्ता में है तो आप मानते हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी का सेंटिमेंट होगा। 20 साल से कोई अगर मुख्यमंत्री पद पे है तो उसके खिलाफ नाराजगी होगी। क्लासिकल ये है कि ये जो बाइनरी है प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी का, ब्लैक एंड व्हाइट का, उसके बीच में इस बार हमको ग्रे एरिया आंकड़ों में दिख रहा है। ग्रे एरिया ऐसा दिख रहा है जिसमें
हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों के अंदर नाराजगी है, हम्म, लेकिन लोगों के अंदर ऊब है। ओके। अब ये ऊब और नाराजगी, ये दो बड़े अलग तरीके के इमोशन होते हैं। कि हम आपसे उकता गए हैं, हम आपसे नाराज नहीं हैं, लेकिन हम बोर हो गए हैं, हम उकता गए हैं। एक ये अलग तरीके का इमोशन है, जिसमें ये भी जानना या दिमाग में ध्यान रखना जरूरी है कि देखिए 5 साल की जो एक इलेक्शन साइकिल होती है रोमाना, उसमें हर इलेक्शन साइकिल में करीबन 7-8% नए वोटर जुड़ते हैं। 7-8% पुराने वोटर हट जाते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, और 7-8% नए फर्स्ट टाइम वोटर्स का एक तरह से आगमन होता है। जी। अब अगर आप 20 साल में 4 इलेक्शन साइकिल पे जा रहे हैं, तो आप लगभग आप पाएंगे कि 25 से 30% कंजर्वेटिव साइड पे भी, लगभग मध्य प्रदेश में 1/4 वोटर, यानी हर चौथा वोटर ऐसा है, युवा है, जिसको कांग्रेस जब सत्ता में थी उस राज की याद ही नहीं है, हम्म, उसके सामने ही वो सत्ता नहीं थी। तो अगर आप जब चुनाव में वोट मांगते हैं, तो आप एक अपने काम पे वोट मांगते हैं, बात सही है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अधिकांश कैंपेन दरअसल सामने वाले को नेगेटिव दिखाने और खुद को पॉजिटिव दिखाने से चलता है। ठीक है। तो अगर सामने वाले का काम कैसा था, वो नेगेटिव था, कितना नेगेटिव था, ये दिखाने के लिए 1/4 वोटर के पास में याददाश्त ही नहीं है, उसके सामने वो था ही नहीं, हम्म, तो आपके लिए मुकाबला या आपके लिए चैलेंज एक बड़ा अजीब हो जाता है। ठीक है। जिसमें लोग ये कहते हैं, वो 1/4 वोटर कह रहा है कि भाई, हाँ ये अच्छे हैं, लेकिन हमको स्वाद बदलना चाहिए, हमको कुछ नया आइटम चाहिए खाने के लिए। तो वैरायटी। वो एक वैरायटी चाहिए, वो हम्म। वो एक जो ऊब है, या ये एक तरह से आप कह लें, ये एक अजीब सा फिनोमेना इस इलेक्शन में उभर के सामने आ रहा है, यशवंत जी, जिसमें ये जो शिवराज सिंह। आपने ओकताहट और ऊब की बात की है, मेरे ख्याल से इसी की काट के लिए जो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे नहीं किया गया, और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा, तो ये सारी रणनीति बीजेपी की तरफ से एक तरीके से कहा जाए तो फ्लेवर बदलने की थी। तो क्या वो उसमें मात खाती हुई नजर आ रही? देखिए, अब ये आंकड़ों की ही बात करें हम, अगर मानिए अभी से लेकर चुनाव नतीजे आने के बीच में बीजेपी के पक्ष में ये चीज हो गई, तो हम लोग 3 तारीख दिसंबर के बाद में दरअसल हम और आप चर्चा करेंगे। देखिए, बड़ी ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी थी, इस सही। ऊब और उकताहट को उन्होंने इस तरीके से काट दिया। काउंटर किया। ठीक है। लेकिन अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें एक बात क्लियर है कि शिवराज सिंह चौहान ये अनपॉपुलर नहीं है। हम्म, वो बीजेपी की सभी नेताओं, जितने भी जो नेता भेजे गए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 1%, 1.5% आ रही है। शिवराज सिंह अभी भी 37-38% पे है, कमलनाथ के ठीक बराबरी पे ही चल रहे हैं। तो 20 साल सत्ता में रहकर कोई अगर चीफ मिनिस्टर मतलब ऑलमोस्ट 40% के आसपास की रेटिंग मैनेज करे, ये उसकी पॉपुलैरिटी भी दर्शाती है। हम्म, तो बीजेपी को अगर इस ऊब का अंदाजा था या इस चीज को बदलना था, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये निर्णय पहले लेना चाहिए था। मसलन कर्नाटक के केस में देखिए, भले ही बीजेपी हार गई हो, लेकिन उन्होंने वहां पे येदियुरप्पा जी को काफी पहले हटाया, हम्म, नए नेतृत्व को सामने लेके आए, और वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए हिसाब से उनको 5 साल बाद उनको लाभ देगा उसका, जब जो भी वो अल्टरनेटिव लीडरशिप कर रहे हैं। यहाँ पे माया मिली ना राम वाला अंदाजा ना हो जाए, न 3 में न 13 में, क्योंकि आप शिवराज सिंह चौहान को कैंपेन की तरफ प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि यही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है। आप 8-10 नाम और उछाल रहे हैं कि ये भी बन सकते हैं। जो 8-10 नाम आप उछाल रहे हैं, उनका नीचे पब्लिक में कोई रेटिंग नहीं आ रही, ना आपने उन 8-10 नामों को उचित समय दिया कि 1 साल पहले या तो आप बदलाव करके आप उनको राज्य में मौका देते कि भाई ये हमारा चेहरा है, जैसा आपने कर्नाटक में किया था। तो अभी जो स्थिति है वो बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति है, खासतौर पे ये ध्यान में रखते हुए कि बीजेपी, जो कि हमेशा कांग्रेस को और बाकी लोगों को दम ठोक कर, ताल ठोक के चैलेंज करती थी कि तुम्हारा टीम का कैप्टन कौन है, तुम बताओ। भाई, ये तो बीजेपी का पॉलिटिकल शगुफा रहा है ना हमेशा, कि कैप्टन कौन है आपका, बताओ ना, हमारा कैप्टन ये है। इस बार उलट गया है, बीजेपी कह रही है विधानसभा हम तो चुनाव में उल्टा हुआ है, बीजेपी कह रही है साहब हम सामूहिक नेतृत्व में हैं, हम और कांग्रेस की तरफ से एग्जैक्टली। तीनों राज्यों में अपने चेहरे सामने किए जा रहे हैं। सर, जो बात आपने कही ना, मतलब शिवराज सिंह चौहान फैक्टर, वाकई में आप उस फैक्टर को नेगेट नहीं कर सकते हैं। और शिवराज सिंह चौहान की जो अपनी पॉपुलैरिटी है, ये मैं अलग अलग रीजन्स में जो हमने आंकड़े दर्शकों को दिखाए हैं, उसमें जो भोपाल रीजन, जहां से बुधनी खुद शिवराज सिंह चौहान आते हैं, और उस भोपाल रीजन में बीजेपी शानदार कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर चंबल रीजन की बात की जाए,
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर, जिस पर बीजेपी शायद बहुत रिलाई कर रही थी, वो फैक्टर यहाँ पर फायदे की बजाय बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है, और बल्ले बल्ले कांग्रेस पार्टी की हो रही है। बिल्कुल। चंबल बघेलखंड बुंदेलखंड वाला जो इलाका है, जो हम्म। ग्वालियर का इलाका कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गृह क्षेत्र है, हम्म। अगर आपने बहुत सही कंपैरिजन किया कि शिवराज सिंह चौहान को डिलीवर करना था भोपाल, डिलीवर करना है कुछ हिस्सा महाकौशल का, डिलीवर करना है मालवा, तो शिवराज सिंह अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिस कारण से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी लेके आई थी, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया चंबल या बघेलखंड या बुंदेलखंड ये डिलीवर कर रहे हैं? तो जवाब है नहीं। इसका मतलब बहुत साफ है, कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम उकताहट और ऊब के, जो चीज समझ में आती है मुझे वो ये कि देखिए, इस देश की जनता बाकी सब बर्दाश्त करती है, दो चीजें बर्दाश्त नहीं करती। एक कि अहंकार बर्दाश्त नहीं करती, दूसरा जनादेश का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। तो शिवराज सिंह जी के ऊपर अहंकारी होने का तो आरोप नहीं लगाया जा सकता, जितने मृदुभाषी और रूटेड व्यक्ति वो हैं उनके ऊपर यह आरोप गलत होगा कि वो अहंकार के कारण, इसीलिए शायद पब्लिक उनसे नाराज नहीं है। अगर आप ये देखें, नाराजगी की जो कमी है या नहीं है, जो एब्सेंस है, वो उनके व्यवहार या उनके अप्रोच के कारण है। लेकिन जनादेश का तो अपमान हुआ, ये जनता मानती है, और इसको मानने में हमने जब स्नैप पोल्स किए हैं, जी, उसमें बड़ी तादाद में भाजपा के समर्थक भी रोमाना कहते हैं कि जनादेश का अपमान हुआ। जनादेश का तो अपमान। मुझे लगता है कि ये अगर फर्ज कीजिए यूं होता तो क्या होता वाले अंदाज में गालिब साहब को याद भी कर लें, तो भी फर्ज कीजिए कि अगर बीजेपी ने कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार नहीं गिराई होती, तो एक नेचुरल रूटीन एंटी इनकम्बेंसी के मद्देनजर इस समय बीजेपी राजस्थान की एडवांटेज में तरफ होती, से हाँ। वापसी एडवांटेज में होती। बिल्कुल तो बिल्कुल ये जो अकुलाहट थी सत्ता में आने की या सत्ता को हाथ से नहीं जाने देने की, मुझे लगता है कि अगर इन चुनाव में बीजेपी परेशान है तो उसका बहुत बड़ा कारण ये अकुलाहट, किसी भी किस तरीके से सत्ता में रहने की चाहत, और जो इंपोर्ट किए लीडर्स उस सत्ता में रहने के लिए, उसका जो नुकसान हो रहा है। बीजेपी, देखिए, 52 से हम बात कर रहे हैं, 52 से मध्य भारत ये बीजेपी, भारतीय जनसंघ का, आरएसएस का संगठन का इलाका रहा। बिल्कुल। उस संगठन के इलाके में आप इतने सारे विरोधियों को इंपोर्ट कर लें, जहां पे आपके पुराने कार्यकर्ता जमीन पे 50-50 से लाठी खा रहे हैं, भांजा कर रहे हैं, उनको क्या लगेगा? उनको वो इतनी आसानी से इन इंपोर्ट्स को अपने साथ में अपने सर पे लेके घूमेंगे? ये सोचना मुझे लगता है कि ये कन्वेंशनल विजडम के खिलाफ है, और एक ह्यूमन नेचर, एक मानवीय प्रकृति को समझने के भी खिलाफ। सर, जरा सा महाकौशल की भी बात करते हैं। छिंदवाड़ा वाला इलाका यहीं पर आता है, कमलनाथ का ये इलाका माना जाता है, और इस इलाके में कमलनाथ की घेराबंदी करने के लिए जो स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए, रणनीति, वो शानदार बीजेपी की तरफ से कि साहब आप देख लीजिए, वो जबलपुर वाला एरिया, राकेश सिंह वहां से चुनाव मैदान में उतार दिए जाते हैं, नरसिंहपुर वाला एरिया, वहां से प्रहलाद पटेल को उतार दिया जाता है। तो वो कहते हैं ना कि सारे घोड़े एक तरीके से बीजेपी ने खोले इस इलाके में, छिंदवाड़ा महाकौशल में, कमलनाथ को बांधने के लिए। लेकिन फिर भी आंकड़ा ये बता रहा है हमारे सी वोटर के सर्वे का कि महाकौशल में भी कांग्रेस बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। ये कमलनाथ की काबिलियत मानेंगे आप? और खासतौर से वो जो बीजेपी के पिच पर आकर कमलनाथ खेलते हैं, मतलब वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली उनकी जो इमेज है, और ये छिंदवाड़ा तो मतलब एक ऐसी बैस्टियन है कि 14-19 लोकसभा चुनाव में भी नहीं हिली, किला है कमलनाथ का। देखिए, कमलनाथ तो 77 में भी चुनाव जीते थे जब सारे कांग्रेसी चुनाव हार गए थे। बिल्कुल। तो पहली बात तो कमलनाथ फिनोमिना को इतनी आसानी से कोई रफ ऑफ नहीं कर सकता कि ये बहुत हल्के खिलाड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो गंभीर खिलाड़ी है। नंबर एक बात। नंबर दो, एक विक्टिम कार्ड उनके पास में है कि उनकी सरकार को गिराया गया। नंबर तीन, मैं उनके जो लार्ज एक स्ट्रेटेजिक हिंदुत्व प्लैंक है, वो मैं सॉफ्ट नहीं मानता हूं। दरअसल वो एग्रेसिव हिंदुत्व प्लैंक है, मैं सॉफ्ट नहीं मानता हूं। सॉफ्ट हिंदुत्व वो होता है जो गुजरात गुजरात में कांग्रेस कर रही है, एक कदम आगे और दो कदम पीछे। तो ये कमलनाथ डिफेंसिव नहीं खेल रहे हैं, वो फ्रंट फुट पे दो कदम आगे बढ़ के खेल रहे हैं। ये जो आगे बढ़ के खेलने वाला है ना, कि ये जो हिंदुत्व की गुगली है, हिंदुत्व की स्पिन है, इसको आगे बढ़कर के फील्डर के सर के ऊपर से मारना,
ये इसको एग्रेसिव बैटिंग का नमूना कहते हैं। सर आपने बहुत बढ़िया एनालाइज किया, और अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। वो जिस तरीके से चाहे कथावाचक हो, उन सब की कथाएं कराने का कार्यक्रम हो, वो कमलनाथ की तरफ से आगे बढ़ चढ़ कर किया जाता है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के साथी अगर सनातन को लेकर किसी तरीके का बयान देते हैं तो कमलनाथ फौरन अपने हाथ पैर सब पीछे खींच लेती है, और इंडिया गठबंधन की जो माना जा रहा था बैठक शायद मध्य प्रदेश में होने वाली है, वो टल रैली, जाती है। हाँ, रैली बिल्कुल जो पहली होने घोषित वाली रैली थी। होनी हाँ। थी, कैंसिल कर दी उन्होंने। तो बेसिकली ये आक्रामक हिंदुत्व है कमलनाथ का, जो बाकी राज्यों में नहीं देखने के लिए मिलता है कांग्रेस में, और यही अपर एज कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में, मतलब एक पॉइंट और बड़ा पॉइंट, बिल्कुल, ये भी एडवांटेज का। ये लड़ाई कमलनाथ की व्यक्तिगत हाँ, राजनीतिक लड़ाई है भाजपा के संगठन से, इसमें कांग्रेस नहीं है। मेरा मानना बहुत स्पष्ट है इसमें कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में लड़ाई में है और आगे हमारे आंकड़ों में दिख रही है, तो उसका श्रेय केवल और केवल कमलनाथ की सूझबूझ को जाता है, किसी और को नहीं जाता। इसमें कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। जोड़ी जय अदरवाइज वीरू की, जोड़ी जय वीरू की, उसको बिल्कुल निगेट कर जय रहा वीरू की जोड़ी नहीं है वो जय वीरू की जोड़ी नहीं है वो। जय और है दूसरी साइड में गब्बर ही है मामला कांग्रेस के हिसाब से, क्योंकि मतलब इस समय अगर कांग्रेस और जीत के बीच में, मुझे लगता है कि सारे लोग जाकर के उनके केवल रोज भगवान के सामने खड़े होकर के प्रसाद चढ़ाएं कि कुछ भी कीजिए ईश्वर, बस दिग्विजय सिंह बोले ना, अपना मुंह ना खोले, है। उतना ही बहुत बड़ी कृपा होगी अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कैंपेन में कुछ अपना योगदान न दे तो। कई ये कांग्रेसी यही मन ही मन बहुत खुश हो रहे होंगे, जो वो जबान पर नहीं बात ला पाते हैं, वो आप उसको आवाज यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए, मध्य प्रदेश पर खूब डटकर बात हो गई, राजस्थान की तरफ जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो राजस्थान तो वो रिवाज कायम है और राज बदल रहा है, सी वोटर का हमारा सर्वे यही कह रहा है। फैक्टर लेकिन सबसे बड़ा आपकी नजर में क्या है जो प्ले अप हो रहा है? मुझे लगता है 5 साल का पेंडुलम का झूलने का जो रिवाज है कि सत्ता बदले, ये एक तो महत्वपूर्ण हिस्सा है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जी। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि 4.5 साल कांग्रेस ने वेस्ट किए हम्म। आपस की घर की लड़ाई में गवर्नेंस के बजाय। बावजूद इसके कि काफी हद तक वहां पर भी ये बात उतनी ही सटीक है मध्य प्रदेश की तरह, चूंकि गहलोत साहब मृदुभाषी हैं। अगेन देखिए, मैंने आपको बोला था दो चीजें लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, जैसे जो कहा उसमें अहंकार या मृदुभाषी नहीं होना बड़ा हिस्सा है। तो गहलोत साहब की पर्सनल पॉपुलैरिटी कम नहीं है, बड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी मार्जिन से वो आगे हैं उस पर्सनल पॉपुलैरिटी में। लेकिन कमलनाथ जी, सॉरी, गहलोत जी की दिक्कत दूसरी है। जी। गहलोत जी की दिक्कत क्या है कि एक तो 4.5 साल उनके वेस्ट हो गए घर की लड़ाई में। हम्म। नंबर एक तो दिखाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ वैसे गवर्नेंस स्कीमें हैं जो हम्म। घोषित की पिछले 6 महीने में, खासतौर पे काफी ज्यादा काम उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन वो 4.5 साल की धुलाई 6 महीने में लॉन्ड्री में हो जाएगी, ये सोचना थोड़ा सा गलत होगा, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, हर जगह हर राज्य में आप पाएंगे एक कॉमन थ्रेड कि सिटिंग एमएलए से नाराजगी बहुत है। जी। और जहां पे सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जाएंगे, मसलन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल काट रहे हैं, उसका उनको लाभ मिलेगा। कमलनाथ भी टिकट काट रहे हैं। इनफैक्ट उनका तो काम आसान ही हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ के लोग सारे चले ही गए। तो मतलब वो एक एक नेचुरली टिकट काटने की जो स्थिति थी, वो कमलनाथ जी का काम तो आसान हो गया। गहलोत साहब की दिक्कत यह है कि उनकी जस्ट अबाउट मेजॉरिटी में जो सत्ता का जो घर का संघर्ष था, उसमें सारे एमएलए को उन्होंने सर पे लेके उन्होंने नाचा है उनके समर्थन को। इस चक्कर में एक भी एमएलए का एक्चुअली टिकट काटने की वो स्थिति में नहीं है। में नहीं है, सही बात है। और टिकट नहीं कटेंगे और एमएलए ने काम नहीं किया है, तो आप मान के चलिए कि कम से कम आधे एमएलए कांग्रेस के ऐसे होंगे जो केवल अपने कर्मों के कारण डूबेंगे। उसमें कोई गहलोत साहब की गलती नहीं है, उसमें कांग्रेस की गलती नहीं है, उसमें सचिन पायलट की भी गलती नहीं है कि कोई लड़ाई के कारण वो हो रहा है, वो केवल अपने कर्मों से डूबेंगे। लेकिन उनके टिकट काटने की वो हालत में नहीं है। तो ये फैक्टर राजस्थान इलेक्शन में बहुत बड़ा होके निकलेगा। आप जब फाइनल नतीजे आएंगे तब आप देखिएगा। सर ये बड़ा मतलब मुझे हैरानी हो रही है। ढूंढार रीजन के जब मैंने आंकड़े देखे यहाँ पर, तो ढूंढार जहां पर ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को काफी नुकसान, उसके मुकाबले इस बार का जो आंकड़ा हमारे सी वोटर के सर्वे का आया है, तो
ये सचिन का आपने नाम लिया, तो सचिन पायलट वाला ये इलाका होता है, और इस इलाके में बीजेपी ने अपने जो 7 सांसद उतारे, उनमें से 5 सांसद इसी ढूंढार रीजन पर फोकस करते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारे, जिसमें वो राजकुमारी दिया से लेकर जी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से लेकर तमाम बड़े दिग्गज, किरोड़ी लाल मीणा, वो इसी रीजन पे उतारे हैं। लेकिन बावजूद इसके, इस रीजन में मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस अपनी जमीन कुछ पकड़े हुए नजर आ रही है। और ये जी महत्वपूर्ण मुझे इसलिए लगता है सर, आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि हड़ौती और मेवाड़, ये दोनों रीजन तो माना जाता है कि साहब हर बार जो है वो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह बीजेपी के से गढ़ में रहे। निकलते जी हैं। बिल्कुल 2008 से हम यही ट्रेंड देख रहे जी हैं। लेकिन ये चाहे ढूंढार रीजन हो या फिर मारवाड़ रीजन हो, हाँ, ये जो रीजन्स हैं ये बेसिकली फ्लिप करते हैं हर इलेक्शन में। लेकिन जी उतना ज्यादा फ्लिप इस बार 2018 के मुकाबले 2023 के इन प्रोजेक्शंस में नजर नहीं आ रहा। और इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लगता है, आप बेहतर बताएंगे, क्योंकि अभी जैसा कि तेलंगाना की हम बात कर रहे थे, राजस्थान में भी तो 25 तारीख को वोटिंग है। और जिस तरीके से सचिन पायलट और उनके समर्थकों को यहाँ पर टिकट देकर पैसिफाई करने की एक साफ तौर पर कोशिश नजर आती है, क्या आपको लगता है कि इस रीजन में कांग्रेस के लिए अभी कुछ स्कोप है क्या? नहीं, कांग्रेस के लिए डेफिनेटली स्कोप इसलिए है क्योंकि हम्म। अगर कांग्रेस के रीजनल छत्रप अपनी अपनी लड़ाई अपने घर की समेटें, हम्म। तो देखिए आपने उसका फायदा कांग्रेस को हिमाचल के चुनाव में उठाते हुए देखा, जब उनके 4 छत्रपों को उन्हें 4 इलाकों में बैठा दिया गया था कि अपनी अपनी सीटें देखो। और सही। उसी से मुझे लगता है बीजेपी ने वो एक एक चीज निकाली कि जो ये बड़े लोगों को भेजा। एक बात का तो श्रेय बीजेपी को देना पड़ेगा कि देखिए जो उन्होंने अपने तुर्रम खां नेता सब भेजे असेंबली लड़ने के लिए, उनको अगर आप उन सीटों पे निगाह डालें जिन सीटों से वो लोग लड़ रहे हैं, वो दरअसल बीजेपी की कंफर्टेबल सीटें नहीं है, वो हारी हुई सीटें हैं जहां बीजेपी का जीतना कठिन है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उन्होंने बड़ी बड़ी तोपों को भी छोटी छोटी सीटों पे इसलिए उतारा है क्योंकि उनको पता है एक एक सीट मायने रखती है। हम्म। तो अगर ये सीट नहीं जीत रहे हैं और इस तोप के उतारने से ये सीट हम जीत जाएंगे तो हमारी एक सीट का इजाफा होगा। हम्म। लीडरशिप किसको बनाएंगे ये सब बाद में देखेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी सही है, मुझे ऐसा लगता है। उसका कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाले समय में हमें अंदाजा लगेगा। लेकिन इस बात का तो श्रेय बीजेपी को देना चाहिए, सामान्य तौर पे रोमाना ये प्रवृत्ति रही है बड़े नेताओं की, वो सेफ सीट पे चुनाव लड़ते हैं। जी। लेकिन बीजेपी ने उनको उनके कंफर्ट जोन से हटा बाहर करके निकाला है, हाँ जी। उनको बाहर निकाल के अनकंफर्टेबल सीटों पे भेजा है कि सही। आप ये जीत के दिखाओ, अपनी लीडरशिप को सिद्ध करो। सही। तो मुझे लगता है कि ये भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से बीजेपी के लिए बेनिफिशियल होगा। हालांकि शायद ये और थोड़ा पहले करते तो उनको ज्यादा फायदा होता। मेरा केवल उसमें इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही केवल एक रिजर्वेशन है कि ये शायद बहुत लेट हो गया है इस हम्म। लीडरशिप वाले झमेले को और चेंज को करने में। चाहे वो रमन सिंह का मसला हो, चाहे वसुंधरा राजे का मसला हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान का मसला हो, अगर बदलना था उनको, अगर उन्हें अल्टरनेटिव लीडरशिप लानी थी, तो चुनाव हारे या जीते ये एक अलग विषय है, लेकिन कर्नाटक की तरह से डिसाइसिव एक्शन पहले लेना चाहिए। और सर आप क्योंकि टाइम की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है तरीका, उस पर भी यहाँ पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस कद के ये नेता हैं, अब शिवराज सिंह चौहान या राजस्थान की हम बात करें वसुंधरा राजे, तो जाहिर सी बात है उनके साथ एक वोटर का कनेक्ट और वो सिंपैथी, बिल्कुल जैसे हाल ही में बिल्कुल। वसुंधरा राजे की तरफ से कल ही उन्होंने कहा कि क्यों ना वो रिटायरमेंट ले लें, उन्हें लग रहा है कि वो मतलब अब रिटायरमेंट ले सकती हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है बीजेपी की राजस्थान में, एक तरफ जादूगर गहलोत और उनके सामने मोदी मैजिक, ये जो लड़ाई है, ये कंफ्यूजन तो वोटर के मन में नहीं पैदा करेगी कि साहब राजस्थान की बात हो रही है, बिल्कुल होगा। अब हम पीएम के लिए तो वोट दे नहीं रहे, तो फिर विधानसभा में गहलोत के सामने कौन? अब मजे की बात यह है कि जिन नेताओं को बीजेपी प्रोजेक्ट नहीं कर रही है उनका नाम प्रोजेक्शन के बगैर भी, राजस्थान में वसुंधरा राजे 25-26% पॉपुलैरिटी रेटिंग में बिना प्रोजेक्शन के आ रही हैं। सही। रमन सिंह 25-20-25% बिना प्रोजेक्शन के आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान तो खैर लगातार लगभग बराबरी पे हैं प्रोजेक्शन, मतलब आप रेटिंग के मामले में देखें तो। जिनको आप फेज आउट करना चाहते हैं, जिनका आप नाम नहीं ले रहे हैं, वो जनता की स्मृति से फेज आउट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस ट्रांजिशन के गेम में, ट्रांजिशन की इस पड़ाव में कुछ तो है जो अटपटा है, जो बीजेपी ठीक जैसे ही संगठन ओरिएंटेड पार्टी भी इस बार उसको शायद ठीक से नहीं हैंडल कर पाई है।
अब ये उनका इंटरनल वो हो सकता है, कैसे वो करना चाहते हैं। और बल्कि ये भी हो सकता है सुमाना कि अगर बीजेपी के पक्ष में ही सारे नतीजे आ गए 3 तारीख को, हाँ तब जी। हम लोग ये बैठ के बात करेंगे, देखिए साहब उन्होंने बड़े अच्छे से हैंडल किया, इन लोगों को हटाया भी नहीं, निकाला भी नहीं, और साथ में नए लोग भी दिए। और हाँ तो ये तो आर्म चेयर एनालिसिस हो जाएगी बाद में करने की, लेकिन बिल्कुल, इसमें तो हम फिलहाल जो माहिर है सर। आंकड़े कह जैसा रहे हैं, नतीजा आता है उसके हिसाब से हम अपनी एनालिसिस हाँ, को ले जाते लेकिन हैं। फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से ये नेता कोई भी फेज आउट नहीं हो रहा है, फेड आउट नहीं हो रहा है पब्लिक में राइट। से। और सर एक चीज और, मतलब हमने मध्य प्रदेश की भी बात की, राजस्थान की भी, और अब मैं आगे छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ रही हूँ। लेकिन उससे पहले ये सारी लड़ाइयां यहाँ पर सीधे सीधे बाइपोलर कांग्रेस और बीजेपी के बीच। हालांकि मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि साहब वो समाजवादी पार्टी को उन्होंने क्यों नहीं अकोमोडेट किया, नुकसान हो जाएगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। कहीं पर ये कहा जा रहा है कि बागी हैं वो दूसरी पार्टियों से टिकट लेकर उतर जाएंगे, छोटी पार्टियों से, तो दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं, वोटर बिल्कुल क्लियर है। और ज्यादातर इन 3 राज्यों की अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा मिजाज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही, बायपोलर। ये माना जा रहा था 75 सालों से कि ये राज्य बाइपोलर हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे यही दोनों सरकारें बनाते हैं, इसलिए बाइपोलैरिटी में इनको देखा जाता था। लेकिन ऑलमोस्ट 20-20, 22-22% तक अन्य पार्टियां यहां पर पोल करती थी, जो बाइपोलरिटी के सिद्धांत के साथ में नहीं सिंक जेल होता, नहीं अगर करता था, आप सही, सोचें, बिल्कुल। जल नहीं करता है ना। जी। लेकिन इस बार के आंकड़ों में हमारे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि इन सभी राज्यों में एक्चुअल में बाइपोलर हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि जो 20-22% का आंकड़ा अन्य के खाते का होता था, इस बार वो आंकड़ा घट के 10% हो रहा है। और जी। करीब करीब 10% अन्य का आंकड़ा कांग्रेस और बीजेपी में बट रहा है। यही कारण है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात भी जिसके अगेंस्ट हो रही है, उसके भी वोट शेयर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो कभी कंफ्यूजन होता है दिमाग में कि जब किसी पार्टी नेता के वोट बढ़ रहे हो तो उसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जा सकता है क्या? ये एक मौलिक विवेचना की दिक्कत है। हालांकि इमोशन चेंज का है, इमोशन नाराजगी का भी कई जगह पे ऊब का है, लेकिन वोट बढ़ रहे हैं, वोट बढ़ रहे हैं फिर भी हार रहे हैं, क्योंकि सामने वाले के वोट हमसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये एक, इसीलिए मैंने कहा कि इस बार का ये चुनाव, ये एंटी और प्रो इनकम्बेंसी के बाइनरीज के बीच के ग्रे एरिया का भी चुनाव है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। लेकिन बाइपोलैरिटी ये आ रही है, हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा था रोमाना, जब हम बार बार कह रहे थे कि देखिए उत्तर प्रदेश बाइपोलर हो रहा है और इसमें जगह नहीं है। तो आपको याद होगा एबीपी के शो में हमारे खालिद भाई बैठे थे, तो उनको बीएसपी के जो नेता थे कितने बुरी तरह उनके ऊपर चढ़ गए थे, सही यू नो। सही। और हम लोग का तो ये था कि भाई आंकड़े आ रहे हैं, आप आंकड़े आएंगे देखिए, और अंत में बीएसपी की हालत क्या हुई? एक सीट। और सर कांग्रेस मुझे, की हालत आपने क्या हुई? आपने क्योंकि शून्य। यूपी की बात की सर, और क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ तब हुआ करती थी, शोज हम लोग साथ में करते थे, मुझे जी याद है मैंने बीएसपी को बोला भी कि भाई जब बहन जी जमीन पर नहीं उतर रही हैं तो सर्वे के आंकड़ों में वो बीएसपी नजर आएगी, उसकी उम्मीद ही आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो फिर भी जी बहुत चिढ़ते थे इस तरीके की बातों से। खैर, जी ये जो अभी आपने कही ना कि साहब एंटी इनकम्बेंसी कैसे मान ली जाएगी, जब भले ही वही पार्टी जो सत्ता में वापसी कर रही है लेकिन उसकी सीटें घट रही हैं, और दूसरी पार्टी जो सत्ता से बाहर है वो सत्ता में आ नहीं पा रही है, उसकी सीटें बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, रिपीट हो रही है, कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। अच्छा, गजब ये है कि सीटें कम हो रही हैं और बीजेपी उसकी सीटें जबरदस्त अंदाज में बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पिछली बार मार्जिन इतना ज्यादा था कि बघेल मॉडल उसकी काट बीजेपी नहीं तलाश पाए। अब ये बड़ी विचित्र सा ऐसे छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में सीएम उनके बहुत पॉपुलर हैं। हाँ। इनफैक्ट हमारा जो इंडिया टुडे का एमओटीएन था उसमें तो वो, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो टॉप के 3 चीफ मिनिस्टर्स में वो आ रहे थे पॉपुलैरिटी में, जी। और नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको साफ उनकी पॉपुलैरिटी के। हम्म। अब ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी माने नहीं माने, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन सीएम के अगेंस्ट नहीं है, सरकार के अगेंस्ट नहीं है, सिटिंग एमएलए के खिलाफ है। तो छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है रोमाना कि पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को डिस्प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ सीट्स मिल गई थी, जितनी उनको उम्मीद नहीं थी। एक कभी कभी होता है जब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वोट शेयर का क्रॉस करते हैं, एक गैप एक लिमिट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो आप एक तरफा सीटें जीतने लगते हैं। आप ऐसी भी सीटें जीत जाते हैं जिनको जीतने की आपको कभी कल्पना भी नहीं होती। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में बड़ी विचित्र चीजें होती हैं। जी। जितना वोट शेयर का मार्जिन कांग्रेस और बीजेपी का था,
उससे ज्यादा वोट शेयर का मार्जिन भाजपा और कांग्रेस का हरियाणा में था, लेकिन वो हंग असेंबली हो गया था। याद है आपको, जिसके लिए हम आज तक ट्रोल किए जाते हैं, आपने इतनी लंबी सीटें बीजेपी हाँ को दे दी। हाँ हाँ। उनको उठा करके छत्तीसगढ़ का रिजल्ट देखना चाहिए कि जब 10-10% का वोट शेयर का गैप हो जाए, एक सीमा से ज्यादा आपका गैप बढ़े, तब एक तरफा सीटें गिरती हैं। हरियाणा में नहीं गिरी, उसके अनेक लोकल कारण होंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन छत्तीसगढ़ में गिरी। अब क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वो सीटें भी जीती जिनको जीतने की उनकी खुद भी तैयारी या उम्मीद नहीं थी। ऐसे में ये जब थोक के भाव में बाढ़ में सीटें आती हैं, तो सबसे पहले वही सीटें जाती भी हैं, क्योंकि पुराने जो प्लेयर होते हैं जिनके जीतने का एक इतिहास होता है, वो हार जाते हैं तो एक शॉक में होते हैं। लोग उस चीज को वापस एक रिपेंट करते हैं कि अरे मैंने इनको क्यों हरा दिया। जी मतलब बीजेपी को हराना था ठीक है, लेकिन इनको क्यों हरा दिया। सही। दूसरी चीज, जो ये एमएलए तमाम बाढ़ में जीत के आते हैं ना, दरअसल एक आदत होती है, इनमें से 99% काम में नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है बाढ़ में जीत के आ गए, हमारी जरूरत क्या है काम करने की। उनकी आदत नहीं होती। तो सबसे पहले यही सीट्स फ्लिप करती हैं, बाढ़ वाली। और वो उत्तर प्रदेश में भी की थी रोमाना। जो उत्तर प्रदेश में 50-60 सीट बीजेपी हारी, वो बाढ़ वाली ही सीटें हारी। अब ध्यान रखिएगा, वो अच्छी सीटें बीजेपी नहीं हारी, सही। मतलब एक तरफा जीतती, लेकिन सीटों की संख्या में कमी हुई। तो छत्तीसगढ़ एंटी इनकम्बेंसी माइक्रो लेवल पे नॉन परफॉर्मिंग एमएलए के खिलाफ है। जैसे जो आप, हाँ, राजस्थान में जो स्थिति आप देख रही थी, वही छत्तीसगढ़ में है। लेकिन अंतर केवल यह है, राजस्थान में गहलोत साहब के पास में क्वेश्चन ही नहीं है, और यहां पर भूपेश बघेल साहब के पास में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लंबी चौड़ी मार्जिन है सीटें। दूसरा, उनको ये तकलीफ गहलोत साहब की नहीं है कि हम टिकट काटेंगे तो क्या होगा। वो टिकट काट रहे हैं, काट रहे हैं और बिल्कुल। टिकट अगर काटेंगे तो हाँ उसका उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, हाँ। इन चीजों का, कि वो एक नए चेहरे जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी को वो काटेंगे, इसका उनको फायदा। एक वजह और सर जो मुझे लगती है छत्तीसगढ़ में, आप बेहतर बता पाएंगे, वो ये कि राजस्थान से छत्तीसगढ़ की सिचुएशन इसलिए भी फर्क हो जाती है कि राजस्थान में कुछ भी कहिए आप, बीजेपी का संगठन वो है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने ही संगठन के साथ 2018 में चुनाव हारने के बाद इतने प्रयोग कर लिए कि वो संगठन भी इस पोजीशन में नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर संगठन मजबूत होता छत्तीसगढ़ में बीजेपी का, और चेहरा रमन सिंह नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वक्त रहते अगर आपको चेंज ही करना था तो आप किसी और को चेंज करके आप प्रोजेक्ट करने की अभी स्थिति में होते, तो फिर छत्तीसगढ़ की तस्वीर कुछ और हो सकती थी? ये दो चूक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की। ये दोनों चूके तो है ही हैं, एक चूक और भी है रुमाना। जी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ये सोच करके मैदान छोड़ दिया था कि हम लड़ाई में नहीं, रेस में नहीं है। हाँ सही सब। सही। मुझे मुझे ऐसा लगता है, हम्म। क्योंकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं जिसमें उनको लग रहा है कि हम लड़ाई में हैं, ये शायद वो खुद ही सरप्राइज हो रहे सही कह रहे हैं हैं, आप। कि अरे यार, ये तो हम थोड़ा और मेहनत कर लेते मेहनत तो कर हम लेते तो निकाल ले जाते। निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल ले बिल्कुल। जाते। बिल्कुल। तो ये कई बार होता है कि जो स्थानीय नेतृत्व होता है या केंद्र का भी नेतृत्व होता है, कई चीजों को बॉल पार्क्स में लेता है कि अरे ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह नहीं है, हम इसमें निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे। तो ओवरऑल सोचते सोचते आप ये भूल जाते हैं कि इलेक्शन बड़ी डायनामिक प्रोसेस होती है। उसमें आप लड़ाई जब तक अंतिम मशीन, अंतिम बूथ की ना खुल जाए, तब तक वो चलती है। और अभी अभी देखिए, रमन सिंह को उन्होंने टिकट दिया, डॉक्टर रमन सिंह को। अब वो लास्ट में बिल्कुल भागते भागते पकड़ा कि अरे हमारे लिए मौका है क्या, अरे कुछ नहीं समझ में आया, अच्छा चलो डॉक्टर रमन सिंह को टिकट तो दे दो, कम से कम लोगों को ये तो लगेगा कि हाँ हमने टिकट दिया। ये थोड़ा कच्चा खेलना हो हम्म। गया। ये जब बीजेपी कच्चा खेलने वाली पार्टी नहीं नहीं है, है इसलिए बिल्कुल। हमको आश्चर्य होता है कि हैरानी ये होती कच्चा। है। बिल्कुल, वरना हो बीजेपी तो सकता है कि 24/7 इलेक्शन मशीन है जो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में कैसे चूक हो गई, ये मुझे लगता है पार्टी बाद में एनालिसिस इसका करेगी। तेलंगाना पर जल्दी से आ जाते हैं सर, काफी लंबी हम लोगों की बातचीत हो गई है तेलंगाना के बारे में। मतलब वो हैट्रिक केसीआर की, जो पिछले ओपिनियन पोल तक तो लग रहा था कि मामला फंसा हुआ है, लेकिन इस बार लग रहा है केसीआर हैट्रिक लगा ले जाएंगे। मजे की बात यह है रोमाना, कि अगर आप इन पांचों राज्यों में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का एक्चुअल सेंटीमेंट देखेंगे, तो आंकड़ों में तेलंगाना से आ रहा है। जहां पे बाकी राज्यों में देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पॉपुलर है, चाहे गहलोत हो, चाहे शिवराज हो, चाहे बघेल हो, तीनों मुख्यमंत्री पॉपुलर हैं। यहां तक कि मिजोरम में भी मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में पर्सनल कोई वैसा नहीं है।
लेकिन तेलंगाना के केस में क्लियर कट मुख्यमंत्री, एमएलए, सरकार सबके खिलाफ मूड है। हम्म उसके बावजूद भी हम्म ऐसा लग रहा है कि अंत तक आते आते हो सकता है वो वापस निकाल ले जाएं। इसकी वजह क्या है सर? और मुझे लगता है कि जो बीजेपी के साथ में छत्तीसगढ़ में हुआ वो कांग्रेस के साथ में तेलंगाना में हो रहा है। जी। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लड़ाई में, उनको ये अंदर से एहसास ही नहीं हुआ। उनको ऐसा लगा कि 4 साल में, जैसे हम पिछले साल का ट्रैकर उठाएं, पिछले जी। साल के ट्रैकर में रोमाना बीजेपी हमारे ट्रैकर में 27-28% पे और नंबर 2 की पार्टी तेलंगाना में थी। सही। तो कांग्रेस को लगा कि यार लड़ाई हमारी तो बीजेपी से है, हम पहले नंबर 2 तो हो जाए। हम्म जो हमारा सब कुछ घर बार लुट गया पूरा, हम कैसे हम्म रोकें। उस चक्कर में वो अपनी ब्रांड इक्विटी को इतना डाइल्यूट करके लेके चले गए, जहां पे उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि नहीं, अगर हम मेहनत करें तो हम तेलंगाना जीत भी सकते हैं। हम्म। मुझे लगता है कि वो छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी से गलती हुई वो कांग्रेस से तेलंगाना में हो रही है। वो लड़ाई में है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी, पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जो आपने छत्तीसगढ़ में बोला ना कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा एक तरह से ढह गया उनका, हम्म तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये मैनेज कैसे करेंगे। तीसरा, बीजेपी के साथ में क्या हुआ कि बीजेपी का मेल्ट डाउन जो 1 साल में हुआ है, खासतौर पे कर्नाटक के चुनाव के बाद में, वो मुख्य कारण यह है कि बीजेपी ने 4 साल टीआरएस या बीआरएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर समहाउ केंद्रीय समीकरणों के तहत उन्होंने उस लड़ाई को डाइल्यूट किया और सब जनता के बीच में मैसेज क्या चला गया कि बीआरएस और बीजेपी ये मिले हुए हैं। जी। अब अगर आप ये मैसेज दे देंगे, ये मैसेज जनता के बीच में चला गया, आपने अपना एग्रेशन छोड़ दिया, तो वो जो कांग्रेस जो पूरी मृतप्राय पड़ी थी तेलंगाना में, उसको एकदम से ऑक्सीजन मिल गई। क्योंकि ये एंटी बीआरएस, देखिए तेलंगाना की जो लड़ाई रही है 70 साल की, वो दरअसल एंटी कांग्रेसिज्म के ऊपर रही है। सारी पार्टियों का वहां पे जो जमात जो बढ़ी, बीजेपी की भी जो बढ़ी, आपको याद है 98 में बीजेपी ने आंध्र में 20% वोट पोल किए थे और तेलंगाना के इलाके में 32% के आसपास उनको वोट मिले थे जी। 98 में। सही। बीजेपी ने वो प्लेटर पे रख के दे दिया चंद्रबाबू नायडू को और उसके बाद से उनकी डुप्लीकिया डूब गई। तो बीआरएस या टीआरएस का कोर वोट जो था वो दरअसल एक जमाने में बीजेपी का कोर वोट हुआ करता था। तो एक एंटी कांग्रेसिज्म की लड़ाई का वोट था। लेकिन 10 साल की सत्ता के बाद में अब वो कोर या अब वो धुरी एंटी कांग्रेसिज्म की नहीं, एंटी बीआरएस या एंटी एंटी बीआरएस। टीआरएस। बीजेपी इस चीज को भूल गई कि उनका जो ग्राफ बढ़ा वो एंटी बीआरएस स्टैंड पे बढ़ा, एंटी कांग्रेस के स्टैंड पे वहां पे लड़ाई नहीं हो रही है। वहीं पर बीजेपी, मुझे लगता है बीजेपी ने तेलंगाना का राज्य दूसरी बार गंवा दिया। पहली बार 98 के बाद में गंवाया था, दूसरी बार ये सन 2022 के बाद में गंवाया। ठीक सर। चलते चलते आखिरी सवाल, और हो सकता है आपको लगे कि बहुत ही मुश्किल सवाल है। 23 के टेस्ट का 24 के लिए संदेश, पॉलिटिकल मैसेज, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? अगर हाँ पढ़ना चाहिए तो क्या? नहीं, पढ़ना तो चाहिए जरूर, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे। इसीलिए हमने वो एक सवाल भी दिया है अपने ट्रैकर में से निकाल के कि इन राज्यों में सब में हमने पूछा है, जहां बीजेपी हार रही है, बुरी तरह हार रही है, कब्जे में भी नहीं है, सब जगह पूछा कि आज लोकसभा चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री आप किसको बनाना चाहेंगे। वो जो आंकड़े हैं, जहां कांग्रेस जीत रही है उन जगहों पे भी जो आंकड़े प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में है और राहुल गांधी जी के पक्ष में है, वो कोई 2-4% के गैप के नहीं है। तो अगर आप 60% और 20% के एक एवरेज की बात कर रहे हैं गैप में, तो मुझे लगता है कि जहां पे बीजेपी की दुर्गति हो गई है, ऐसे तेलंगाना में भी अगर प्रधानमंत्री 35 से 40% की रेटिंग में वहां पे प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है, इसका मतलब तेलंगाना में भी लोकसभा के समय का उनका वोटिंग बिहेवियर अभी के वोटिंग बिहेवियर से बहुत अलग होगा। तो मतलब ये जैसे बात बहुत 18 में हुआ था और उसके बाद 19 लोकसभा चुनाव में ये तमाम राज्य जो हैं पूरी तरह बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आए थे। तेलंगाना में भी कांग्रेस से ज्यादा जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी ने हासिल की थी। तो कमोबेश उसी तरीके से 23 का ये 24 के लिए संदेश वैसा ही रहने वाला है। 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कोई दूर बिल्कुल दूर तक टक्कर देता हुआ नजर नहीं आ रहा अभी है। फिलहाल नहीं दिख रहा है। और 18 में मुझे रोमाना याद है, 18 में जब एबीपी सी वोटर के ट्रैकर में हम लोग रोज ये बोलते थे कि लोकसभा का वोटिंग इंटेंट ये है,
सब लोग कहते थे इसमें लोकसभा की बात क्यों कर रहे हैं। हम्म। हम कहते थे भैया लोकसभा की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि जो 5 महीने बाद जोर